जिन लोगों को रखा गया बिल्कुल निष्पक्ष है। जांच की पूरी रिपोर्ट सामने आने दीजिए। भगदड़ हुई है, लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत दुखद हादसा हुआ है। हमारे लिए बहुत दुखद बात है कि हम उनके जीवन को बचा नहीं सके और हम सब इस बात को लेकर के शोक मगन हैं। लेकिन इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लाशों पर राजनीति अच्छी नहीं होती। मगर इसमें तो शंकराचार्य जो हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, वो खुद ही कह रहे हैं कि देखिए मैं इन बातों पर टिप्पणी नहीं करूंगी। कोई षड्यंत्र लग रहा है क्या आपको इस भगदड़ के पीछे? जहां कमिश्नर के अनाउंसमेंट का वीडियो आ रहा है कि लोग आगे सो रहे हैं और बैरिकेटिंग है और वो कह रहे हैं 1 बजे से कि आप स्नान करके निकल जाइए, और इसके बाद में भी अचानक बैरिकेटिंग हटा के लोग दौड़ पड़ते हैं, वहाँ पर जरूर मुझे लगता है कि क्योंकि एक कमेटी बैठ चुकी है, वो जांच करेगी कि सच्चाई क्या है। लेकिन और वहाँ बहुत लोग मरे हैं, यह भी सत्य है। तो सच्चाई सामने आएगी कि प्रशासन की चूक कहाँ थी। मुझे तो लगता ही नहीं कि चूक थी, वो अपने सजग थे। अचानक भगदड़ की स्थितियाँ कैसे बन गई, किसने बना दी, इसके बारे में मुझे लगता है कि बात सामने आनी चाहिए, और बात सामने आएगी। जो हुआ वो बहुत दुखद और शर्मनाक है। तो महाकुंभ में तो सब हिंदू ही आए थे, तो अगर षड्यंत्र किया कोई गैर हिंदू कौन किया था? क्या षड्यंत्र? इसको आप जाति से जोड़ के मत देखिएगा, कुंभ के मेले की व्यवस्थाओं को, और समुदाय से भी जोड़ करके मत देखिए। क्योंकि इसमें अगर 1 करोड़ लोग भी उस दिन हैं या 2 करोड़ लोग भी वहाँ पर हैं, तो आप एक का आई कार्ड चेक नहीं कर सकते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इन्हीं मौतों पर कहा कि वो तो उन्हें मोक्ष मिल गया, मृत्यु नहीं हुई, उनका तो मोक्ष मिला। कुंभ में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है, ये सत्य है। लेकिन कुचल जाने से, तड़प तड़प के मरने से जो जीवित रहते हैं, उनके पूरे के पूरे परिवार जो जिंदगी भर तड़पते हैं, उनने कौन सा पाप किया था? मैं सोचती हूँ बागेश्वर महाराज जो हैं वो मेरे छोटे भाई जैसे, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। लेकिन संत को अपनी संवेदना का ध्यान रखना है और अपनी संवेदना के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। मैं एक छोटे भाई के नाते उनको यही कहूँगी। आपको लगता है इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए? नहीं, ये सब में मैं नहीं पढ़ूंगी। ये तो अपनी अंतरात्मा की बात होती है, ये तो अपनी अंतरात्मा की बात होती है। आप जिन परिवारों का जिक्र कर रही हैं, हाँ, उनके लिए तो देखिए, मरने वाला तो मर गया, तड़प तड़प के मरा। गंगा जी की गोद में जा रहा था और मर गया, मौत की गोद में सो गया। वो तो परिवार के लोग तो तड़प ही रहे ना, परिवार के लोग तो जीवन भर तड़पेंगे। सौरभ शर्मा वाला जो मामला है, कल आपने ट्वीट भी किया जिसमें आपने लिखा कि जांच एजेंसियों की अग्नि परीक्षा है और महा अपराधियों के नाम सामने आने चाहिए। कौन है ये? नहीं, मैंने नाम सामने आने चाहिए ऐसे में तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। नाम क्यों सामने आना है? नाम आ गया और बच निकले। हर्षद मेहता में कोई सजा पाया था क्या? ये स्थिति हो गई थी। मेरा ये कहना है कि मैं शुरू से 2003 से ही कह रही थी कि शराब पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने से पहले रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सबसे अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन जो हो सकता है वो चेक पोस्ट से हो सकता है, और इसको हम एक आधुनिक प्रणाली पर डाल दें, जैसा कि गुजरात में है चेक पोस्ट सिस्टम। तो उस समय पे मुझे बताया गया था कि 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए साल भर में वहाँ से मिल जाएंगे, जबकि शराब का रेवेन्यू कलेक्शन उस समय पे करीब 1500 से 2000 करोड़ था। तो मैंने कहा हम पूर्ण शराबबंदी भी घोषित कर सकते हैं फिर तो, लेकिन हम पहले यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन का रास्ता निकाल लें। अब तो मैंने जो चेक पोस्ट घोटाले का पढ़ा है और आप लोगों के माध्यम से सुना है कि एक सिपाही ने सैकड़ों करोड़ कमा लिए, तो सिपाही की तो औकात है ही नहीं कमाने की सैकड़ों करोड़। इसका मतलब है कि सिपाही ने अगर सैकड़ों करोड़ कमाए हैं तो किस किस ने कितने कमाए हैं? तो ये तो 10-20 हज़ार करोड़ की साल भर की कमाई है जो हुई है। एक तरफ हम लोगों को कह रहे हैं कि हमें शराब ज्यादा बेचना इसलिए जरूरी है क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और दूसरी तरफ हम इतने बड़े घोटाले को भी अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी विसंगति है। और मुझे लगता है ये मुझे मोहन बहुत प्रिय हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुझे यकीन है कि मोहन यादव इस चुनौती को पार करेंगे और इस मामले में किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। जैसे 2000 देने वाले जो लोग हैं, संरक्षण नहीं है, पार्टिसिपेंट हैं, वो भागीदार हैं। किसी ने किसी को संरक्षण नहीं दिया है, सबने भागीदारी की है, और उस भागीदारी में उसका भी हल्का फुल्का रोल रहा है। और ऐसे रुको ऐसे बहुत सिपाही होंगे, ऐसे बहुत सिपाही निकलेंगे। सौरभ बाई चांस पकड़ में आ गया, सिपाही निकलेंगे, थानेदार के थाने के दरोगा निकलेंगे, ऊपर के अधिकारी निकलेंगे, कुछ नेता निकलेंगे। ये तो व्यापम से बड़ा भयावना और भीषण है जी। आप जैसे बता रही हैं कि 2000 करोड़ का उस समय जब आपने पता किया था, मेरे ख्याल से 2 से 2.5 हज़ार करोड़ था। 2.5 करोड़ का, तो ये 2003 की बात, 3-4 की बात है, तो इस समय तो बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया होगा। हो ही गया है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रैफिक बढ़ा है उससे तो तय है
कि ये साल भर की कमाई बहुत बड़ी रही होगी। मैं तो इसलिए कह रही हूँ, मैं इसको शराबबंदी से जोड़ रही हूँ ना, कि शराबबंदी के मामले में मुझे यही कहा गया नहीं पूर्ण शराबबंदी करेंगे तो रेवेन्यू की कमी हो जाएगी, मेरी निंदा की गई, मुझे ट्रोल किया गया। तो मैंने कहा कि भैया चेक पोस्ट को तो आप ठीक करके देखो। और अब देखो सौरभ शर्मा कांड ने बता दिया ना कि एक सिपाही अगर 100-200 करोड़ खा सकता है तो चेक पोस्ट में साल में कम से कम 20-30 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। वहाँ ईमानदारी बरतो तो शराबबंदी अपने आप कर लोगे और रेवेन्यू का जो हर्जाना है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि ये रेवेन्यू का जो पैसा था ये सारा ब्लैक में ही जा रहा था, जो कि मतलब आया है कि अगर वैसा हो जाता जैसे आप सिस्टम बता रही थी ऑनलाइन वाला तो सारा लीगल हो जाता और रेवेन्यू आता। अब इसका जवाब मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं छोड़ करके चली गई, जो रहे उन लोगों से पूछ लीजिए। बहुत बड़ी बात कही कि ये जो परिवहन घोटाला है व्यापम से बड़ा है। हाँ, इसका कारण यह है क्योंकि व्यापम का जो घोटाला था उसमें लोगों को व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्वमेंट जो था उसमें दोनों तरफ से अपराध था। जो इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है कि वो उनको सजा मिली, लेकिन वो अपराध में इन्वॉल्व थे। इसमें तो बहुत बड़े शिकार हो गए हैं लोग इस शराब बिक्री के कारण। एक तरफ हम गरीब लोगों को मारने के लिए जहर पिलाने की संख्या बढ़ा रहे हैं कि और दुकानें बढ़ाओ और बिक्री बढ़ाओ। हाँ, तो मैं परिवहन पे ही आ रही हूँ। और दूसरी तरफ हम परिवहन पे हजारों करोड़ का मतलब उसको पाताल में हम समाने दे रहे हैं। यही तो कह रही हूँ, वही बात कह रही हूँ। दीदी ये कैसी जांच है कि तीनों अपराधी एक तो 1-1.5 महीने तक मिलते नहीं है, उनको ढूंढ रही है, लुकआउट नोटिस जारी हुआ, तीनों विदेश गए हैं, दुबई गए हैं, कैसी बातें तीनों इस बारे में सारे जवाब सरकार को देने हैं, सरकार देगी। जांच एजेंसी की निष्पक्षता पे और दक्षता पे मुझे पूरा विश्वास है। बस उसकी परीक्षा की घड़ी है कि इस घड़ी में वो इस चीज को पकड़ लें। और इसका लाभ ये होगा कि एक ईमानदारी का बर्ताव अगर चेक पोस्ट पे शुरू हो गया तो हमें शराबबंदी आसान हो जाएगी। हमें और भी ऐसे कई घोटाले मिल जाएंगे जिसमें कि हम हजारों करोड़ वसूल कर सकते हैं, लाखों करोड़, जिससे कि हम शराबबंदी से हुई भरपाई को पूरा कर सकें, नुकसान को पूरा कर सकें। लेकिन ये जांच एजेंसी अभी तक ये नहीं पता कर पाएंगे कि वो सोना किसका था, उसमें जो पैसा आया था, जो गाड़ी बरामद हुआ था, वो किसका है। ये तो आप जांच एजेंसी से पूछ लीजिए, वो बताते ही नहीं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना संशय इन पर सवाल नहीं, खड़ा मैं होता है। किसी पे कोई संशय नहीं कर सकती हूँ। मैं बल्कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहूंगी कि आप इस अग्नि परीक्षा को पार कर जाओ और असली अपराधियों को छोड़ मत, चाहे कोई भी हो। विश्वास है कि हो जाएगा। मेरा तो मैं तो पत्थर को पूजने वाला व्यक्ति हूँ, तो जब पत्थरों को भगवान मान सकती हूँ तो मैं उन सब जांच एजेंसियों को भी भगवान मानूंगी। दीदी आखिरी सवाल है कि अभी हाल ही में कुछ धार्मिक शहरों में शराबबंदी हुई है प्रदेश में, पूर्ण शराबबंदी की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है। अभी भी आपका ये सजेशन है कि वो जो मॉडल है टोल्स के लिए वो किया जाए अप्लाई, ताकि रेवेन्यू बढ़े और शराबबंदी जल्द से जल्द हो पाए। शराब एक ऐसी चीज है जिससे सब नफरत करते हैं। खुद पीने वाला वो छोड़ना चाहता है, उसके परिवार के लोग वो भी नफरत करते हैं। मजबूरी में लोग पी रहे हैं क्योंकि उनको आदत लग गई, और गरीब लोग ज्यादा पी रहे हैं, पिछड़े एसटी एससी ये ज्यादा पी रहे हैं। और एसटी को तो मैं फिर भी इसमें नहीं रखूंगी क्योंकि वो लोग पीने के बाद में भी दुर्व्यवहार नहीं करते, लेकिन बाकी लोग का तो हाल बहुत बुरा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे मोहन यादव पे बहुत विश्वास है। उसका कारण है कि मोहन को एक साधारण जमीन से निकले हुए कार्यकर्ता को बहुत सालों के मेहनत के बाद में मुख्यमंत्री के पद पे जिस तरह से बिठाया है हमारे केंद्र के नेतृत्व ने, तो उसमें वो जो चाहे साहसिक फैसले ले सकते हैं। ये साहस उसके अंदर है, उनके अंदर है। सॉरी, शिवराज जी ने तो आपके विश्वास को खरे नहीं उतर पाए, वो सिर्फ नशा मुक्ति अभियान ही चलाते रह गए। नहीं, उन्होंने शराब नीति की घोषणा की थी। वो शराब नीति बहुत परफेक्ट थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। उस शराब नीति को लागू करने के लिए मोहन यादव जी के सामने चुनौती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।